सभी विद्यार्थियों का आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवार के यूट्यूब तथा ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास एमएससी प्रीवियस ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट है भौगोलिक विचारधाराओं का इतिहास, इसमें यूनिट फर्स्ट चल रही है। यूनिट फर्स्ट के अंदर टॉपिक है पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक विचार। इस जो टॉपिक है इसमें से प्रश्न बन के आया है पुनर्जागरण काल में वैज्ञानिक विचार। क्या माना है यहाँ पे? वैज्ञानिक विचार। वैज्ञानिक विचारों का भौगोलिक चिंतन पर प्रभाव की विवेचना करनी है। यानी मुख्य रूप से वैज्ञानिक विचार इस समय अवधि में, यानी ये जो पुनर्जागरण काल था इस समय अवधि में वैज्ञानिक विचार यानी कौन कौन से भूगोलवेत्ता हुए तथा उन्होंने कौन कौन सी योगदान दिए और क्या क्या उपलब्धियां की और कौन कौन से नए आविष्कार हुए, तो वो हो गए वैज्ञानिक विचार। अब नंबर फर्स्ट बात करते हैं। इसमें देखो पहला जो है पुनर्जागरण काल कौन से समय में था, तो देखो विश्व इतिहास विशेष रूप से यूरोपियन इतिहास में 13वीं से 17वीं शताब्दी की समयावधि को उत्तर मध्यकाल या पुनर्जागरण काल के नाम से जाना जाता है। ये काल कौन सा हो गया? 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य उत्तर वैदिक या उत्तर मध्य काल या पुनर्जागरण काल के नाम से इसे जाना जाता है। अरब साम्राज्य के पतन के पश्चात, इसके पहले था वो अरब साम्राज्य था, उस अरब साम्राज्य के पतन के बाद में पुनर्जागरण काल स्टार्ट हुआ। पुर्तगाल के राजकुमार हेनरी ने अरबों को हराकर जिब्राल्टर जंग संधि पर अधिकार कर लिया था। हेनरी ने सेंट विंसेंट अंतरीप के समीप सार ग्रेस नामक स्थान पर भूगोल का प्रथम और विशाल संस्थान स्थापित किया और इसमें विश्व के विभिन्न भागों में भूगोलवेत्ताओं, गणितज्ञों, खगोलशास्त्रियों तथा मानचित्रकारों को आमंत्रित किया। यानी इन्होंने एक भूगोल की जो संस्था बनाई तथा विश्व के जितने भी खगोलशास्त्री थे, मानचित्रकार थे, उनको बुला के उन्होंने आमंत्रित किया और उसके विकास की जो योजना यानी वहां पे कार्य करने के लिए उन्होंने आमंत्रित किया। इसके बाद इस युग में जो कोलंबस ने नई दुनिया अमेरिका की खोज की थी। कब की थी? अमेरिका नई दुनिया के नाम से जाना जाता है। 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा वास्को डी गामा इसी टाइम पे कब पहुंचा था? वास्को डी गामा 1498 के अंदर 1498 ईस्वी में भारत के कोलिकट तट पर पहुंचा और भारत का पता लगाया। कैप्टन कुक ने इसी टाइम पे कैप्टन कुक ने 1768 से 1778 तक यानी 12 वर्षों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज में था। कैप्टन कुक ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज के अंदर भटकता रहा। मर्केटियर ने 1500 जो मर्केटर था ने 1569 के अंदर जो शुद्ध आकृति प्रक्षेप का निर्माण किया। दिशा जो ये शुद्ध मर्केटर प्रक्षेप है, ये नाविकों जो जहाज वगैरह चलाते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ या उपयोगी सिद्ध हुआ। निकोलस कोपर्निकस ने अनेक प्रेक्षणों के आधार पर सिद्ध कर दिया था कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। यहाँ पे कोपर्निकस ने जो ग्रहों की परिक्रमा, ग्रहों के गतीय नियम दिए थे, इसी टाइम पे उन्होंने ये दिए थे। 1618 में केपलर ने सिद्ध किया था कि ग्रह वर्ताकार मार्ग में नहीं बल्कि दीर्घवर्तीय मार्ग में संचरण करते हैं। तो इस प्रकार से ये 1686 ईस्वी में आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किया था। 1686 में न्यूटन ने वह गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको प्रस्तुत किया था और एक
विज्ञान के अंदर अलग से पहचान दिलाई थी, यानी आविष्कार किया था। अब देखिए यहाँ पे पुनर्जागरण काल में प्रमुख खोज यात्री थे। प्रमुख खोज यात्री कौन कौन थे और उनकी यात्राएं कहां पर हुई। नंबर फर्स्ट बात करते हैं, इसमें निम्न है, उनके पहले नाम बता देते हैं। देखो, मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डिगामा, मैगलेन, कुक, अमेरिगो वेसुपुकी, जॉन डिमार्ट, फ्रांसिस ड्रेक, हडसन आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय है। अमेरिगो वेसुपुकी ने 1500 में दक्षिणी जॉर्जिया की खोज की थी, वहां अपना झंडा लहराया था। किसने लहराया था? अमेरिगो वेसुपुकी ने। दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील तट पर पहुंचा और एक विशाल महाद्वीप की मुख्य भूमि पर पैर रखने वाला प्रथम यूरोपियन बन गया था। इसलिए अमेरिगो वेसुपुकी के नाम पर ही नई दुनिया का नाम अमेरिका रखा गया था, यानी इसी के नाम पर, अमेरिको के नाम पर ही अमेरिका रखा गया था। हडसन, इसके बाद में जो हडसन था, हडसन नामक यूरोपीय अन्वेषक ने 1608 ईस्वी में उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग की खोज की थी, जिसके नाम पर हडसन खाड़ी का नामकरण हुआ। इसी के नाम पर क्या कर रखा? हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी का नामकरण किया तथा तस्मान, जो तस्मान थे, तस्मान 1649 में ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में स्थित तस्मानिया द्वीप की खोज की थी। किसकी की थी? तस्मानिया द्वीप। खोज करनी थी, कब की थी? 1649 के अंदर। पुनर्जागरण काल में 1770 में आसपास मुद्रण काल का आविष्कार हुआ, यानी जिसको मुद्रण काल क्या बोलते हैं? छापाखाना, जो मुख्य रूप से योगदान था। 1590 ईस्वी की बात करें तो 1590 में भू सर्वेक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले संपटन प्लेन टेबल सर्वेक्षण का यंत्र का आविष्कार हुआ। कब हुआ था प्लेन टेबल का? प्लेन टेबल जो सर्वेक्षण था उसका आविष्कार 1590 ईस्वी के ऊपर हुआ था। 1609 के अंदर है गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया, जो सर्वेक्षण कार्य में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ था। कौन हुआ था उपयोगी सिद्ध? गैलीलियो ने दूरबीन का जो आविष्कार किया था, कब किया था? 1609 में। वह बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ था। अब बात करते हैं, ये तो हो गया खोज यात्री और इनकी खोजें जो इस काल में की गई थी, प्रमुख खोजें थी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रमुख भूगोलवेत्ता कौन कौन आए थे इस काल में और उन्होंने क्या क्या कार्य किया। प्रमुख भूगोलवेत्ता की बात करते हैं। यहाँ पे नंबर मैं एक बार बता देता हूं सभी के नाम। पीटर एपियन, गरहार्ड मर्केटियर, मूस्टर, फिलिप कलुवेरियस, नेथोला कारपेंटर, बर्नहार्ड वारेनियस, ये मुख्य रूप से। तो देखो नंबर फर्स्ट अगर बात करें तो पीटर की, देखो ये है पीटर एपियन। पीटर एपियन 1405 से 1552 तक 1552 इनका जो ये मानचित्रकार थे। क्या थे पीटर एपियन? एक कुशल मानचित्रकार थे। इन्होंने 1530 ईस्वी में निर्मित अपने मानचित्र में पृथ्वी को पान के पत्ते की आकृति में तथा हृदयाकार दिखाया था। इस मानचित्र में अक्षांश और देशांतर रेखाओं को वक्राकार दिखाया गया।
एक ही गोलार्ध प्रदर्शित किया जा सकता था। दूरियां तथा दिशाएं दोनों अशुद्ध थी। एपीएन के प्रक्षेप का महत्व इस संदर्भ में अधिक है कि उसने सही समय पर सही दिशा में पथ प्रदर्शन किया था, यानी बिल्कुल से मुख्य रूप से इनका कार्य सराहनीय था और इनके जो देशांतर रेखाओं के वर्ताकार पथ में इनको दिखा के बहुत अच्छा कार्य भी किया था। अब सेकंड है वो देखो गरहार्ड मर्केटर। गरहार्ड मर्केटर है 16वीं शताब्दी में महान चित्रकार थे। ये भी क्या थे? महान चित्रकार थे। और कौन सी शताब्दी में? 16वीं शताब्दी में। ठीक है। इन्होंने 1538 में उत्तरी व दक्षिणी दोनों गोलार्धों के लिए अलग अलग मानचित्र बनाकर संपूर्ण पृथ्वी का है एक मानचित्र तैयार किया। किसने किया था? मर्केटर ने। 1569 में जो गरहार्ड मर्केटर है, इन्होंने निर्मित शुद्ध आकृति वाले बेलनाकार प्रक्षेप की रचना की। इस पर संपूर्ण पृथ्वी के मानचित्र की समानांतर सीधी रेखा खींची गई, अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल पर प्रदर्शित किया गया। शुद्ध दिशा प्रक्षेप होने के कारण यह जलयान चालकों या नाविकों के लिए भी महत्वपूर्ण, शुद्ध व बिल्कुल मुख्य रूप से सही साबित हुआ। अब इसके बाद देखते हैं हम सेकंड है, अगला तीसरा है मुस्टर रेखा। मैं इसको मिटा देता हूं, आप इनको सन वगैरह लिख लिया करो साथ ही साथ। नंबर थर्ड है वो है सेबेस्टियन मुस्टर। सेबेस्टियन मुस्टर ये जर्मन थे। कौन थे ये? जर्मन। और इनका समय जो काल था यह है 1489 से 1552। इनका जो काल है, विश्व भूगोल का प्रथम लेखक था ये क्या था? सेबेस्टियन मुस्टर जर्मन का था और 1489 से 1552 इनका कार्यकाल मुख्य रूप से था। तथा विश्व भूगोल का प्रथम लेखक था। पुनः जागरण काल के उन्होंने 1544 ईस्वी में विश्व भूगोल, इन्होंने 1544 है, इसमें क्या किया? विश्व भूगोल यानी जिसको कॉस्मोग्राफी यूनिवर्सल 6 खंडों में प्रकाशित हुई। प्रथम खंड में समकालीन विश्व भूगोल का संक्षिप्त परिचय और शेष 5 खंडों में विश्व के विभिन्न प्रदेशों का विस्तृत भौगोलिक वर्णन इसके अंदर किया गया था। अब बात करते हैं फोर्थ है वो है फिलिप कलुवेरियस। फिलिप कलुवेरियस ये भी क्या थे? जर्मन थे। ये भी जर्मन थे। 12 वर्षों तक यानी 1601 से 1613 तक जर्मनी के बाहर भ्रमण और सैनिक अभियान में लगे रहे तथा 1615 से 1622 यानी इनकी 1622 के अंदर भर्ती हो गई थी तक भूगोल संबंधी लेखन का कार्य करते रहे। इन्होंने विश्व भूगोल का परिचय नामक ग्रंथ लैटिन भाषा में लिखा था जो 6 खंडों में प्रकाशित हुआ। प्रथम खंड में पृथ्वी का सामान्य विवरण था तथा शेष 5 खंडों में यूरोप, उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी एशिया और अन्य प्रदेशों का भौगोलिक विवरण दिया गया था। अगला जो 5वां है वैज्ञानिक का वो है नेथेनियल कारपेंटर ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कार्यरत ब्रिटिश भूगोलवेत्ता
नॉर्थेनियल कारपेंटर द्वारा लिखित अंग्रेजी भाषा में विश्व भूगोल पर प्रथम पुस्तक 1625 में प्रकाशित की गई थी। इन्होंने नेथेनियल कारपेंटर ने। अब है बर्नहार्ड, छठा है बर्नहार्ड वारेनियस। जो बर्नहार्ड वारेनियस, इनके ऊपर टिप्पणी भी आई हुई है, 2015 के अंदर टिप्पणी भी आई हुई है। इनका जन्म है हैम्बर्ग के समीप एल्ब नदी के तट पर स्थित हिजिकर नगर में हुआ। इन्होंने 3 वर्ष 1647 से 1650 तक प्राइवेट शिक्षक के रूप में कार्य किया। वारेनियस ने 1644 में जापान और श्याम का भौगोलिक मंडल नामक पुस्तक प्रकाशित किया। सेकंड जो इनकी बुक है वो है सामान्य भूगोल, जो 1650 ईस्वी में प्रथम भूगोलवेता का तथा जिन्होंने भौतिक भूगोल और मानव भूगोल के मौलिक अंतरों पर विचार किया था। इन्होंने भूगोल की 2 वर्गों में विभाजित किया। इन्होंने क्या हुआ, बर्नहार्ड ने भूगोल को 2 वर्गों में विभाजित किया। पहला था क्रमबद्ध भूगोल तथा जो सेकंड था, जिसको क्रमबद्ध भूगोल को सामान्य भूगोल भी बोला जाता है, तथा सेकंड है, इसको बोला जाता है प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल, ठीक है। इन्होंने सामान्य भूगोल को 3 भागों में विभक्त किया। फिर सामान्य भूगोल की इसके कितने भाग दिए, 3 भागों में वापस इसको वर्णित किया। और 3 भाग कौन कौन से थे, देखो। जो सामान्य भूगोल था, तो पहला है निरपेक्ष भाग। जो निरपेक्ष भाग था पहला, नंबर फर्स्ट, इस निरपेक्ष भाग के अंदर पृथ्वी के आकार, आकृति, महाद्वीपों, महासागरों और वायुमंडल का वर्णन किया गया। सेकंड था जो सापेक्ष भाग है, वो था ग्रहीय भाग। ग्रहीय भाग में इसके अंतर्गत पृथ्वी का अन्य आकाशीय पिंडों, ग्रहों तथा सूर्य से संबंध और विश्व जलवायु पर उसके प्रभाव की व्याख्या की है। तुलनात्मक भाग तीसरा था इसका, तुलनात्मक यानी कंपैरेटिव पार्ट। कंपैरेटिव पार्ट में इसमें पृथ्वी का सामान्य वर्णन, भूतल पर स्थानों की सापेक्ष स्थिति और नौ संचालन के सिद्धांतों का वर्णन सम्मिलित किया गया। वारेनियस भूगोलवेता थे। इन्होंने प्रथम भूगोलवेता था जिसने बताया कि पृथ्वी पर अधिकतम तापमान भूमध्य रेखीय पेटी में नहीं बल्कि अयन रेखाओं, कर्क रेखा और मकर रेखाओं के समीप स्थित मरुस्थलीय भागों में पाया जाता है। तो यही मुख्य रूप से इन्होंने ही तापमान के बारे में बताया था कि तापमान सबसे ज्यादा इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो था जो मुख्य रूप से इनके जो प्रमुख भूगोलवेता थे। अब देखो मुख्य आविष्कार बताते हैं, कौन कौन से आविष्कार हुए थे उस टाइम में। देखो, पुनर्जागरण काल के आविष्कार। देखो, इस काल में जो मुख्य आविष्कार में है इनोवेशन ऑफ रिज्यूम द पीरियड, यानी इनोवेशन कौन से देखो। पुनर्जागरण काल में मुद्रण काल, खगोल, लिख सिद्धांत, गणित, सर्वेक्षण विधि, दूरबीन, गुरुत्वाकर्षण नियम आदि के आविष्कार हुए, जिनका प्रयोग भूगोल के विकास को नई दिशा मिल गई थी।
इस इन आविष्कारों को हम समझा सकते हैं। तो पहला मुद्रण, मुद्रण का मतलब प्रिंटिंग के अंदर, मुद्रण नंबर फर्स्ट है। मुद्रण के अंदर जिसको प्रिंटिंग बोला जाता है, प्रिंटिंग के अंदर पुनर्जागरण काल के आविष्कारों के मुद्रण यानी छापाखाना का आविष्कार सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। 1470 ईस्वी में आसपास मुद्रण कला का आविष्कार हुआ। 1470 ईस्वी के आसपास मुद्रण कला का आविष्कार हुआ और पुस्तकों, पत्रिकाओं, मानचित्र आदि का प्रकाशन होने लगा, जिससे नवाचारों तथा नवीन खोजों का प्रसार दूर देशों तक संभव हो सका था। इसी टाइम में सेकंड अगर बात देखें तो है खगोलिक अन्वेषण। देखो सेकंड दूसरा है वो है खगोलिक अन्वेषण। जो खगोलिक अन्वेषण है खगोलिक अन्वेषण है, इनके अंदर है एस्ट्रोनॉमिकल इनोवेशन। देखो निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में सौरमंडल संबंधी अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये किसने कहा था? निकोलस कोपरनिकस ने। तथा इन्होंने यह भी बताया साथ के अंदर कि सूर्य की स्थिति केंद्रीय में न होकर पृथ्वी की, इसी प्रकार केपलर ने कब 1614 ईस्वी में यह सिद्ध किया कि ग्रहों का भ्रमण पथ अंडाकार या दीर्घवृत्तीय न होकर गोलाकार पथ में होता है। अगली तीसरी बात करते हैं हम, नंबर थर्ड है वो है सर्वेक्षण विधि का। सर्वेक्षण विधि है उसके अंदर देखो भू सर्वेक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाले समपटल नामक यंत्र का आविष्कार 1590 में हुआ। 1609 में गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और जो सर्वेक्षण कार्य में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। अब बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण नियम की। चौथा है गुरुत्वाकर्षण नियम। जो गुरुत्वाकर्षण नियम प्रतिपादित किए, गुरुत्वाकर्षण नियमों के अंदर देखो सर आइजैक न्यूटन ने 1687 में गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया और सिद्ध किया कि पृथ्वी तथा अन्य आकाशीय पिंडों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है। सभी आकाशीय पिंड पारस्परिक आकर्षण से ब्रह्मांड में टिके हुए हैं। यानी ये मुख्य रूप से जैसे कोई भी क्षेत्र है, कोई भी मुख्य रूप से क्षेत्र है, इनमें क्या है, इनमें आपस में प्रतिकर्षण पाया जाता है, यानी एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसी के कारण वो क्या है, जो है वायुमंडल के अंदर स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं। ये गुरुत्वाकर्षण नियम के समय प्रतिपादित हुआ। तो ये हो गए मुख्य रूप से। अब इस टाइम पे जो वैज्ञानिक आविष्कार है उनकी उपलब्धियां देखो। मैं इसको मिटा रहा हूं। भौगोलिक उपलब्धियां क्या भौगोलिक उपलब्धियां ली जो भौगोलिक चिंतन पर प्रभाव डाली, यानी भौगोलिक चिंतन पर प्रभाव डाल के उसको उसमें क्या क्या परिवर्तन आए, क्या क्या चेंजेस आए हुए। तो नंबर 5 अगर बात करते हैं हम नवीन खोजों की, नवीन क्षेत्रों की खोज। नंबर 5 है वो है नवीन क्षेत्रों की खोज। नवीन क्षेत्रों की खोज देखो 13वीं से 17वीं शताब्दी तक का समय नवीन खोजों और अन्वेषणों के लिए जाना जाता है। इसी अवधि में पश्चिमी यूरोप के खोजी यात्रियों ने अत्यंत लंबी लंबी यात्राएं की और नए नए
महाद्वीप, द्वीपों, देशों, महासागरों, सागरों, समुद्री मार्गों आदि का पता लगाया। मार्को पोलो, कोलंबस, वास्को डी गामा, मैगलन, जॉन केबोट, वासुकी, फ्रांसीसी ने सभी ने अधिकतर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका तथा मैगलन ने यूरोप की, यानी मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया द्वीप, इन सभी द्वीपों की खोज हुई है। यानी इसका क्या प्रभाव पड़ा है कि इन क्षेत्रों का पता लगा है, तो विश्व का जो महाद्वीपीय है, महासागरीय स्वरूप यानी विश्व का जो भौगोलिक स्वरूप है अभी वर्तमान में वो दृष्टि पटल पे आया, यानी सामने आया है। इनसे पहले अज्ञात थी, ये सभी चीजें क्या थी, अज्ञात। तो इनके ऊपर नवीन क्षेत्रों की खोज का ये मुख्य रूप से यहाँ पे प्रभाव पड़ा। मानचित्र कला का विकास, दूसरी बात क्या हुई थी यहाँ पे जो उपलब्धि है, मानचित्र कला का विकास। मानचित्र कला का मुख्य रूप से इसी समय विकास हुआ था। पुनर्जागरण काल में मानचित्र कला के क्षेत्र में कई सुधार हुए और नवीन विधियां विकसित की गई। यानी इसमें जो वैज्ञानिक आविष्कार हुए वो भी मुख्य रूप से इसी समय यानी पुनर्जागरण काल में मानचित्र कला में विकास हुए। मानचित्र कला में सर्वाधिक जो मुख्यतः मर्केटर, पीटर एपियल, सेबेस्टियन मुस्टर आदि इस युग के प्रमुख मानचित्रकार थे। मानचित्र कला में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान मर्केटर का माना गया है, जिसने शुद्ध आकृति बेलनाकार प्रक्षेप मर्केटियर प्रक्षेप का निर्माण किया तथा शुद्ध दिशा प्रक्षेप होने के कारण नाविकों के लिए अति उपयोगी सिद्ध हुआ। अगली बात करते हैं, नंबर 3 है विश्व भूगोल। विश्व भूगोल या सामान्य भूगोल की रचना, या सामान्य भूगोल की रचना। देखो 16वीं और 17वीं शताब्दी में कुछ भूगोलवेताओं ने विश्व का भूगोल लिखा। सर्वप्रथम सेबेस्टियन मुस्टर ने अपने सहयोगियों से सहायता के 6 खंडों में यानी विश्व भूगोल लिखा, जो 1544 में जाकर प्रकाशित हुआ था। कलूरियस द्वारा लैटिन भाषा में लिखित विश्व का परिचय भूगोल था, यूनिवर्सल ज्योग्राफी का प्रकाशन भी 6 खंडों में हुआ, जो 1616 से 1624 के बीच में, यानी 1616 से 1624 के मध्य हुआ। कारपेंटर ने अंग्रेजी भाषा में विश्व भूगोल यूनिवर्सल ज्योग्राफी लिखा, जो 1625 में प्रकाशित हुआ। 1625 में क्या हुआ, यूनिवर्सल ज्योग्राफी, जिसका अंग्रेजी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक वारिनियस द्वारा लिखी गई थी सामान्य भूगोल को माना जाता है, जो 1650 में प्रकाशित हुई। इन्होंने संपूर्ण विश्व को एक इकाई मानकर विभिन्न भौगोलिक तथ्यों, भौतिक एवं सांस्कृतिक दोनों का अध्ययन क्रमबद्ध सिस्टम यानी मेथड से किया गया। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यूरोप के अंदर जो पुनर्जागरण काल था वो 13वीं शताब्दी में आता है तथा 17वीं शताब्दी तक रहता है। यानी यूरोप में पुनर्जागरण काल 13वीं सदी में आता है और कब तक रहता है, 17वीं सदी तक रहता है। और इसमें जो खोज यात्राएं हुई उसको क्या कहा जाता है, इसका युग कहा जाता है। यानी जो भी इसमें खोजें हुई वो इसका युग कहा जाता है तथा जो जो उपलब्धियां प्राप्त हुई, जो जो लंबी यात्राएं हुई, जो जो सागरों के पता चला, जैसे मैन वैज्ञानिक थे, वास्को डी गामा, कुक था, जैसे इस प्रकार सभी ने अलग अलग, जैसे भारत ने गोलीगढ़ में पहुंचा, तो इस प्रकार से ये मुख्य रूप से भौगोलिक चिंतन को प्रभावित किया। यानी इसका जो क्षेत्रीय विस्तार है, देखो इससे क्या परिणाम सिद्ध हुए, इसका क्षेत्रीय विस्तार है वो बड़ा हो गया और मुख्य जो आगे है खोजें जो वर्तमान में सही साबित हो रही है उनमें अधिकतर और भी इनमें संशोधन करके उनको नया क्षेत्र और नए रूप में बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए आपको धन्यवाद।